हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो यह क्या है, भाग 3 में वर्णित किया गया है, जो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें बात किया गया है मौलिक अधिकार से रिलेटेड। और आपको एक बात और ध्यान में रखना होगा, इस मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। तो कभी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए भारत का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, नागरिकता को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तथ्य को, तो वह हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो में कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भाग 3 का संबंध किससे है? नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। तो भाग 3 का संबंध है मूल अधिकारों से है। नीति निर्देशक तत्व का संबंध है भाग 4 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। क्या सही बोले? एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद नागरिकता का संबंध भाग 2 से 5 से लेकर 11 तक है। तो यह हो जाएगा भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 में है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो किस देश में संवैधानिक? यह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसी देश में सबसे पहले इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। अगर पूछ दिया जाता कि मूल अधिकारों का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ, तो अगर विकास की बात की जाए तो वह विकास 1215 ईस्वी में पहले ब्रिटिश में होता है। यानी ब्रिटिश के राजा जब 1512 ईस्वी में क्या होता है, वहाँ के नागरिकता अपना कुछ स्वतंत्रता के लिए, कुछ अधिकारों के लिए वह राजाओं से बाध्य कर उस पर सिग्नेचर करवाता है। तो वह कहा जाता है ब्रिटेन का, जो 1215 ईस्वी में राजाओं के द्वारा तैयार किया गया था अधिकार पत्र। उसके बाद 1791 ईस्वी के तहत जो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका था, उसी के 1791 के तहत भारत भी क्या करता है, मौलिक अधिकार को लेता है। तो सबसे पहले संवैधानिक दर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया। अगर विकास की बात की जाए, सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, तो अगर ऑप्शंस में रहे तो वह ब्रिटेन कहा जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि 1215 ईस्वी में सबसे पहले वहाँ की जनता के द्वारा क्या किया गया था, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था जिसमें राजाओं के द्वारा उस पर अधिकार मांगे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 में करा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से लेकर 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 ऑप्शन नंबर 1 में है, 12 से 35 तक, यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में करा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है? तो आपके माइंड में आलोकित, अगर आलोकित का आपको अर्थ पता होगा तो इस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा। आलोकित का मतलब ही होता है प्रकाशयुक्त करना। तो किसको सबसे ज़्यादा इसमें प्रकाश किया गया है, उस पर जोर दिया गया, तो वह है मौलिक अधिकार पर। क्योंकि आपको पता होगा यह मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है। यानी उसको क्या है, यह उसको मौलिक अधिकार है। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें क्या हो गया, अगर संविधान में संशोधन भी किया जा रहा है, कोई चीज़ परिवर्तन भी किया जा रहा है, कोई प्रस्ताव को लाया जा रहा है, कोई विधेयक को लाया भी जा रहा है, तो आप सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत जो अधिकार है उसको छेड़छाड़ बिना किए हुए, यानी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर कहिए या मौलिक अधिकार को बिना हानि पहुंचाए हुए, बिना अवरोध किए हुए आप परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको आगे देखने को मिलेगा। तो यह हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 में करा, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि। अब करा कि जो मौलिक अधिकार हैं वह मूल क्यों कहलाते हैं? ऑप्शन 1 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय के कारण। क्या न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय? तो इसके कारण तो मूल नहीं कहलाते हैं। हाँ, यह जरूर है कि न्यायालय द्वारा क्या है, यह प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब ही होता है इनफोर्सेबल। ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रवर्तनीय का मतलब हो गया परिवर्तन, इसका होता है इनफोर्सेबल, जिसे आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद है संयुक्त राज्य मानवाधिकार घोषणा पत्र, यह भी नहीं होगा। सरलता से संशोधनीय है, ऐसा भी बात नहीं कि सरलता से इसको संशोधन किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो आने वाला टाइम में केशवानंद भारती केस नहीं होता, गोलकनाथ केस नहीं होता, ये सभी देखने को नहीं मिला। तो यह आसानी से संशोधनीय भी नहीं है। उसके बाद 4 में मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। प्रकृति का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि नेचुरली जो मानव का अधिकार है, यानी
नेचुरली कहने का मतलब एक आप संबोधन करिए, नेचुरली क्या, आप सांस ले सकते हैं, स्वच्छ पानी पी सकते हैं, ये सभी नेचुरली है। तो मानव के प्रकृति अप्रतिदेय का मतलब होता है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, वह अधिकार। तो यह अधिकार कौन है, यही मूल अधिकार के कारण मूल कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें जो है व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। बहुमुखी विकास में क्या हो गया, भौतिक हो गया, बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया एवं आध्यात्मिक, ये सभी जो विकास हैं जो, इसलिए मौलिक अधिकार मूल कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ में कह रहा है कि भारत संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। तो आपको मालूम होगा कि भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। तो 35 में से 12 घटाइए तो कितना आएगा, 23 आएगा। अगर एक आप 35 को भी लेंगे, क्योंकि 12 और 35 दोनों इंक्लूड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। ऐसा नहीं आप 23 मार दीजिएगा, हड़बड़ में गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 8 में, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वह कितना था, वह 7 था। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि 7 कैसे था, क्योंकि आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार रखा गया था, लेकिन बाद में आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें गरीबों को तथा जो ये खेती कर रहे थे वे सभी को क्या किया गया था, समान अधिकार की बात की गई थी, न्याय की बात की गई थी। तो बाद में भूमि के अधिकार को, जो पहले बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, 300 एकड़ 400 एकड़ जो ज़मीन होते थे, उसे सरकार अपने अंडर लेके वह क्या कि वहाँ पर काम करने वाले किसानों में उसको विभाजित किया। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था, वह भी चर्चा आगे होगी। तो इसका 7 हो जाएगा, स्टार्टिंग में था, बाद में हटा दिया गया संपत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में, तो वही वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो गए, वह वर्तमान में हो गए 6 मौलिक अधिकार। क्यों, जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, जो अनुच्छेद 31 में था उसे हटाकर क्या कर दिया गया, 300 के ए में जोड़ दिया गया भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, मूल संविधान का हिस्सा है, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि 42वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार क्या है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए कि वह मूल संविधान का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि जब संविधान सभा के गठन का योजना प्रस्तुत जो करने वाली कैबिनेट मिशन थी, उन्होंने मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार की अनुशंसा के लिए एक समिति का गठन किया था, और उस समिति के जो परामर्शदात्री थे वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा के, और उसी के पश्चात जेबी कृपलानी को मूल अधिकारों की अध्यक्षता के लिए उनको नियुक्त किया गया था, और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए उनके लिए एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में सुझाव देने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। यही उप समिति क्या करती है, बाद में एक आधार को देती है जिससे क्या कहता है, मूल अधिकार को लाया जाता है। तो इसके लिए मूल संविधान में वर्णन किया गया था, समिति का भी गठन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जेपी कृपलानी जी अध्यक्षता में किसका करते, मूल अधिकारों पर, और जो अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की बात होती है उसमें एच.सी. मुखर्जी जी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 11 में, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। अब देखिए प्रवर्तनीय, अगर आपके माइंड में प्रवर्तनीय से अर्थ आ रहा हुआ परिवर्तन का, तब इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। प्रवर्तनीय, अगर इंग्लिश में इसका देखेंगे तो इसका इंग्लिश में होता इनफोर्सेबल, यानी जिसको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि परिवर्तन का अर्थ लगाएंगे तो गलत आंसर होगा। तो प्रवर्तनीय जिसको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह है मूल अधिकार। क्यों, इसका आगे आपको देखने मिलेगा, जैसे केशवानंद भारती केस में, जिसमें क्या क्या किया गया, केरल सरकार के द्वारा कब 1969 ईस्वी में एक लैंड रिफॉर्म लिया जाता है, जिसमें केशवानंद भारती के मठों को सरकार अपने अंडर में ले लेती है ज़मीन को, जिसके विरुद्ध केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में 25, 26, 19 और 14 के तहत क्या करते हैं, याचिका दायर करते हैं। जिसमें 25 में क्या किया गया, ये धार्मिक प्रचार प्रसार की बात की गई है। उसके बाद धार्मिक प्रचार प्रसार के बाद 26 में क्या किया गया, उसके प्रबंधन की बात की गई है 26 में। तो उसके विरुद्ध वो याचिका दायर करते हैं, बाद में उनका डिसीजन भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसे आसानी से परिवर्तनीय नहीं किया सकता है। उसके बाद गोलकनाथ मामला में भी क्या कहा गया, जब डिसीजन आया था तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि आप क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसे संक्षिप्त नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वह किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, और उपर्युक्त में से दोनों के पास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों के पास।
तो यह जो अधिकार है यह दोनों को मिला हुआ है, उच्चतम न्यायालय को भी, उच्च न्यायालय को भी। कैसे? आपको मालूम होगा कि उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और 226 के तहत उसे क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है, जो मौलिक अधिकारों के विरोध में। तो यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय। अगर आप गोलकनाथ और केशवानंद भारती देखेंगे तो स्टार्टिंग में पहले सभी क्या करते हैं, हाई कोर्ट ही जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मतलब उसके केस में देखेंगे तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखा जाए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। अब देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन अगर व्यक्तिगत रूप से इसमें पूछा जाए सही इसका आंसर क्या होगा, तो वह होगा आपातकाल की स्थिति में। लेकिन इसमें आपातकाल की स्थिति में नहीं है। और दूसरा, अगर आपातकाल नहीं हो तो संसद भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 33 और 34 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल और खुफिया विभाग, ये सभी को क्या किया गया है, जो मौलिक अधिकार है उसे कम करने, उसे नियंत्रण करने का अधिकार है। यानी खुफिया विभाग वह उसे सभी तरह के मौलिक अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि उनके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन होते। और 34 में कहा गया मार्शल लॉ, यानी जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ होगा वहाँ पर मौलिक अधिकार का प्रबंधन हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार को उसमें कम कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि मार्शल लॉ लागू हुआ रहता है, जैसे असम में आसफा लागू हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है, आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकते, आपको बिना आदेश दिए हुए कहीं भी क्या कर सकता है, मतलब आपको सर्च किया जा सकता है। तो उसमें मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। तो संसद भी हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ कम कर सकता है, अगर क्या हो, आपातकाल नहीं होता। इसमें ना आपातकाल है, सिर्फ संसद है, और दूसरा राष्ट्रपति है। तो निलंबन को तो आपातकाल की स्थिति में किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद क्या हो सकते हैं, अनवैलिड हो सकते हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे। तो आपातकाल लगता कब है, तो आपातकाल की स्थिति तब लगाया जाता है जब सशस्त्र विद्रोह और क्या हो, बाहरी आक्रमण की आशंका हो, तो उस स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। और यह आपातकाल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, दोनों सदन में विशेष बहुमत के द्वारा पास होने पर लास्ट में यह राष्ट्रपति के जाता है, और राष्ट्रपति इसको अनुमोदन देता है, तब वो लगता है। इसलिए इस चारों ऑप्शंस में से पर्याप्त आंसर राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति होगा। और आपको बता दें कि जो आपातकाल को ख़त्म है वह राष्ट्रपति अपना डिसीजन से डायरेक्ट कर सकता है, कभी भी किसी भी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 14 में कहा गया, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को और प्रधानमंत्री को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के बाद मौलिक अधिकार, यह सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि लास्ट जो सर्वे सर्वा हुआ सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को सुनवाई हुआ। जो मौलिक अधिकारों को लेकर चैलेंज हुआ केशवानंद भारती में, जिसमें क्या किया गया था, उसमें भी मौलिक अधिकारों की 25, 26 और कौन कौन था, 14 था, 19 था, इसको लेकर क्या किया गया था, अंतिम रूप से वहीं सुनवाई हुई थी। वही 13 जजों की डिसीजन 7/6 के में आता है। तो हम कह सकते हैं कि उनका क्या होता है, मौलिक अधिकारों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है। फिर गोलकनाथ मामला में भी जो 1967 ईस्वी में होता है, 1969 ईस्वी में डिसीजन आता है, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय क्या होती है, 11 बेंच 6/5 से डिसीजन देती है। तो ये सभी जो है मौलिक अधिकारों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के तहत ए में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखा जाए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, कहा कि जो भारत संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा। तो यह संसद को अधिकार है कि संविधान में जो उल्लिखित मौलिक अधिकारों में संशोधन किनके आधार पर किया जा सकता है, यह संसद के आधार पर किया जाता है। क्योंकि आपने देखा बहुत सारे में संसद क्या करता है, संशोधन लेकर आता है। जैसे 24वां संविधान संशोधन जो 1971 की बात की जाए, उसमें संशोधन करके क्या कहा गया कि 13 का प्रभाव अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे संशोधन किए हैं, संसद के द्वारा किया गया है। लेकिन यह भी बात किया गया है कि आप संशोधन जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मूलभूत ढांचे को क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। यानी मौलिक अधिकार को ना ही आप कम कर सकते हैं, ना ही उसको संक्षिप्त कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 में, और अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 क्वेश्चन 16 में, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार।
तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहले आप बता दीजिए कि मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को कौन कौन सा प्राप्त है। एक 15 है, एक 16 है, एक 19 है, एक 29 है, एक 30 है और एक 84 है और 191। ये सभी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया सकता है। बिल्कुल सही बात है कि उसको निलंबित नहीं किया सकता है। निलंबित किया जा सकता है, यह गलत है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर ए और सी में अगर आप देखें तो उपयुक्त आंसर क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को क्या कह सकता है? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िए कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर निलंबित किया जा सकता है। कौन कौन सा परिस्थिति में किया जा सकता है? हम लोगों ने देखा था कि 33 में 34 में भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि क्या किया गया है। संसद को अधिकार है कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग को क्या करे, सीमित कर दे। फिर जहां मार्शल लॉ लागू हुआ हो वहां पर क्या कर सके, वह जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित कर दिया जाएगा। क्योंकि जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ होता है वहां पर नागरिकों को क्या करने पर खुले रूप में घूमने का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद उसके तलाशी लेने का भी अधिकार होता है। यानी अगर आप ग्रुप में घूम रहे हैं तो आपको वह शक के आधार पर गिरफ्तार भी कर सकता है। जो क्या है, यह मौलिक अधिकार का हनन है, जिसके विरुद्ध आपको मालूम होगा मानवाधिकार आयोग इसको लेकर आवाज़ भी उठा रहा है। तो क्या है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 17 में। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं? तो कौन से मामले आते हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो केंद्र एवं राज्य से विवाद, आपको मालूम होगा केंद्र और राज्य में जब भी विवाद होगा इसका निवारण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राज्य का परस्पर विवाद होगा, यह भी सेंट्रल देखेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में यह केवल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। तो मूल अधिकार के परिवर्तन में क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार है। एक अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि वह क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, तथा उच्च न्यायालय को भी 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में मूल अधिकार के प्रवर्तन को लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में देखेंगे। अब इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं 17 का कि किस तरह से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अधिकारता में आते हैं मूल अधिकार के परिवर्तन। तो इसका एक झलक देखने को है, कहाँ है आप, केशवानंद भारती। अब बताइए केशवानंद भारती में क्या हुआ था। केशवानंद भारती जो होता है, वह जो केस होता है केरल सरकार के द्वारा एक लैंड रिफॉर्म लाया जाता है, लैंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट लाया जाता है, जिसमें केरल सरकार जो होती है, जो केशवानंद भारती होते हैं वो मठ होते हैं, मठ के मालिक होते हैं, उनके अंडर में 400 एकड़ ज़मीन होता है और उस 400 एकड़ में से 300 एकड़ क्या करती है सरकार अपने अंडर में ले लेती है। तो उसी के विरुद्ध में वो क्या करते हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं और याचिका दायर करते हैं, जिसमें उन्होंने कौन अनुच्छेद 25 को चुनौती दिया, 26 को चुनौती दिया, 14 को चुनौती दिया और 19 को चुनौती दिया। क्योंकि 25 में कहा गया कि धर्म का पालन करने और उसका प्रसार करने का अधिकार है। तो उसके तहत वो जो मठ था वह क्या हुए थे, 300 बीघा पट्टे पर दिए हुए थे और पट्टे के जरिए से जो भी जमीन आता था वह उसके क्या करते थे, धर्म में लगाते थे, उसका प्रबंधन भी करने का अधिकार है। तो इसी को लेकर उन्होंने चैलेंज किया था। तो बाद में जो इसका डिसीजन आया था, किसका, केशवानंद भारती का जो डिसीजन आया था, उसमें कहा गया था कि आप संविधान में संशोधन जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी ना ही संविधान संशोधन को आप संक्षिप्त कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हटा सकते हैं। उसके बाद केशवानंद भारती इसमें गोलकनाथ में भी यही हुआ था। उसमें भी क्या हुआ था, गोलकनाथ के अंडर में 500 एकड़ ज़मीन था, मात्र 30 एकड़ वो क्या किया था, गोलकनाथ को दिया था, बाकी सरकार अपने अंडर में ले ली थी। इसके विरुद्ध में वो गए थे। तो उसका भी डिसीजन यही आता है
कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, संशोधन जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखा जाए, करा भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, मंत्रिमंडल, तो वह न्यायपालिका है। इसका संरक्षण की बात न्यायपालिका को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसी के संरक्षण में उसे रीट जारी करने का अधिकार है। तो आप ध्यान में रखेंगे, यह उसके संरक्षण में कौन है, न्यायपालिका। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि जो जिस प्रकार से 1900 आप बात याद करिए केशवानंद भारती में क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता, संरक्षक नहीं होता, तो आज क्या होता, जो मौलिक अधिकार है वह सीमित हो जाता, उस पर सरकारों की, राज्य सरकार का दबदबा रहता। उन्होंने जो केशवानंद भारती में केस में क्या हुआ था, उसमें भी सरकार क्या चाह रही थी, वह अपने अंडर में लेना चाह रही थी, लेकिन उसमें फिर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया कि आप अगर किसी का ज़मीन ले रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, उसको एक जो ये मुआवजा है वह भी मिलना चाहिए। और बाद में आया कि अगर कृषि योग्य भूमि है तो उस अनुसार मुआवजा भी आपको देना होगा, आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो वह भी एक केस आया था। तो उसमें से क्या हो गया, केशवानंद भारती केस में से यह स्पष्ट निकल कर आया, क्या निकल के आया कि इसके तहत मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन संसद संविधान के आधारभूत संरचना में ना तो संक्षिप्त कर सकती है, ना ही नष्ट कर सकती है, और ना ही समाप्त कर सकती है। उसके बाद गोलकनाथ का भी यही था, उसमें भी यही बात किया गया था। उसके बाद 19 में देखते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है। अब बताइए निलंबन, निलंबन का अर्थ क्या होता है। निलंबन का अर्थ होता है कि उसको रोकने का, उसको शून्य करने का जो आदेश कौन देता है। तो प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। अब बताइए आदेश कौन देगा, अब संसद देगा कि राष्ट्रपति देगा, आप इसका सही जवाब बताइए। अगर आप इसके पहले क्वेश्चन समझे होंगे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि संसद जरूर पास करता, लेकिन लास्ट में जो अनुमोदन होता आपातकाल का वह राष्ट्रपति के द्वारा जाता। तो निलंबन किस परिस्थिति में किया जाता, वह है स्थिति आपातकाल की स्थिति में। हाँ, संसद के द्वारा इसको कम किया जा सकता है, अनुच्छेद 33 और 34 के तहत, जिसमें हम लोगों ने देखा 33 में सैन्य विभाग, अर्धसैनिक विभाग, खुफिया विभाग के मूल अधिकारों को नियंत्रित किया जा सकता। 34 में देखा जहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ हो, वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर भी क्या किया जा सकता हो, मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता हो, जिसमें आप स्वतंत्र रूप से घूम फिर नहीं सकते हैं। उसके बाद आपको बिना कहे तलाशी लिया जा सकता है। तो ये सभी स्वतंत्रता, ये सभी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन परिस्थिति बस जहाँ आसपास पाव लगा तो किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति नहीं होता ऑप्शंस में, तब आप कुछ हद तक संसद सोच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। अब करा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, संसद को है, न्यायपालिका को है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो आप यह जो लगाने का अधिकार है ओनली संसद को है, क्योंकि संसद ही क्या किया है, इसके विरुद्ध संविधान संशोधन 368 का प्रयोग कर, संविधान संशोधन का प्रयोग कर अंकुश लगाने का कार्य भी की है। इसका एग्जाम्पल जैसे गोलकनाथ मामला, इसको देख लीजिए, केशवानंद भारती मामला। तो प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, तभी तो वो लेकर आती है ना। हाँ, उसके बाद ये अलग बात है कि उन्होंने क्या किया, जो निर्णय आया न्यायालय का, उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर को मान्यता दिया, मौलिक अधिकार को मान्यता दिया। उसके बाद अगर इसका एक और प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देखा जाए तो जो क्या हुआ था, संसद ये संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो इसे हटाने का काम संसद के द्वारा ही किया गया। उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो अनुच्छेद 31 में था उसे हटाकर भाग 12 में 300 को ए में शामिल कर दिया गया। तो हम इन सभी तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि जो आवश्यक प्रतिबंध है, सिर्फ प्रतिबंध नहीं, आवश्यक यानी जो जरूरी है, क्योंकि उस समय आप एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार होना भी जरूरी था, क्योंकि आज़ादी होने से पहले जो वादा किया गया था किसानों से, उसके बाद जो मजदूरी थे, जो श्रमिक वर्ग थे, उन्हें समान न्याय देने का, भेदभाव नहीं करने का, तो इसलिए लैंड रिफॉर्म्स में वो जरूरी था। तो इसलिए उसे क्या क्या मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार किया गया। तो वह प्रतिबंध है, संसद को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा इसमें,
मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी मेन रूप से वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। समाज के समाजवादी ढांचे को, इसका आपको झलक देखने को मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसमें क्या कहा गया? राज्यों को कहा गया कि राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या कर सकता है? धीरे धीरे वह प्रावधानों को ला सकता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों का ही मुख्य उद्देश्य है। जिसमें हम लोगों ने देखा था बहुमुखी प्रतिभा की बात की थी, जिसमें बौद्धिक था, उसके बाद ये बौद्धिक कहिए, प्राकृतिक कहिए, ये सभी भौतिक कहिए, नैतिक कहिए, आध्यात्मिक, ये सभी विकास की बात हुई थी। तो यह ऑप्शन नंबर 20 का पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में करा, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अब मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अब आप देखिए, इसमें है परिवर्तित, और उसमें क्या था? ऑप्शन नंबर भी ऊपर एक जाए क्वेश्चन जाइए, प्रतिबंध। तो प्रतिबंध और परिवर्तित में अंतर है कि वो सिर्फ क्या कर सकता है? आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन अगर परिवर्तित की बात है तो वह कौन होगा? अब देखिए, ऑप्शन में है राष्ट्रपति है, संसद है, केवल सर्वोच्च न्यायालय है, और उच्चतम व उच्च न्यायालय। तो परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। क्योंकि रीट आपको पता होगा 226 के तहत क्या उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, और यह रीट जारी क्यों किया जाता है? यही संरक्षण के लिए, मौलिक अधिकार के विरोध में संरक्षण के लिए किया जाता है ना। उसके बाद उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इसको रीट जारी करने का अधिकार है। और मूल अधिकारों के हनन में आप क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती। उसके बाद प्रीवी आया था जो मद्रास के प्रेसिडेंस का था, वह भी था। उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, तो वह भी तो इसी का झलक है ना। जिसमें क्या क्या था? सुप्रीम कोर्ट जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसको असंवैधानिक करार देता है। तो परिवर्तित हम कह सकते हैं एक तरह से, आंशिक रूप से वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है प्रवर्तित। अब देखिए, थोड़ा सा अर्थ को भी समझना होगा। प्रवर्तित का मतलब हो गया जिसका पदोन्नत किया गया हो, यानी उसको प्रमोटेड किया गया हो। अब परिवर्तित का मतलब ये नहीं समझिए कि परिवर्तन कर दिया गया हो, समझे ना, वो नहीं, सिर्फ उसको क्या किया जा सकता? सर्वोच्च रखा गया हो। तब प्रवर्तित का मतलब ही होता है प्रमोटेड, इसका इंग्लिश। तो अगर आप प्रमोटेड समझ गए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब आप अर्थ निकाल लेंगे। तो उसको हमने देखा कि किस प्रकार से उसको प्रमोटेड, पदोन्नति किया गया, उसको थोड़ा सर्वोच्च रखा गया, उसे किस प्रकार से क्या किया गया? ना ही संक्षिप्त होने दिया गया और ना ही नष्ट होने दिया गया। जो किसके द्वारा है शक्ति है? वह उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता कौन है? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो निलंबित करने वाली वह सत्ता कौन सी है? वह मात्र एक सत्ता होगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निलंबित ना है। अगर प्रतिबंध आवश्यक रहता तब संसद होता। क्यों, कैसे? क्योंकि हम आपको पता मालूम होना चाहिए कि जो मूलभूत अधिकार है वह आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ 20-21 को छोड़कर। और वह आपातकाल लास्ट में किसके अनुमोदन पर, किसकी उसमें स्वीकृति होती है? लास्ट में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता, आपातकाल होता, तो आपातकाल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखेंगे, भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए। निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए। पहला है, यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह यूएसए में अधिकार के बिल की भांति नहीं है। तो क्या है? तो करा जो मौलिक अधिकार के संबंध में, पहला, यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी देता है, बिल्कुल सही बात है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हाँ, मौलिक अधिकार यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। यह पूरे समाज, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की सुनिश्चितता नहीं, इसका झलक है कहाँ? प्रस्तावना में किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक हम लोगों ने पढ़ा था, यह सभी की बात सुनिश्चित करती है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार में व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो मौलिक अधिकार
कितने तरह के हैं, जो 6 हैं उसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ गए होंगे। फिर कह रहा यूएसए में अधिकार के बिल की भांति नहीं है, यह भी गलत है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत का मौलिक अधिकार अपनाया गया वो अमेरिका से लिया गया। वह किसके आधार पर आधारित है, वह 1791 ईस्वी में अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स था उसी के आधार पर यह क्या है, उसको मानिएगा, उसी के आधार पर यह लिया गया है। तो यह भी 3-4 गलत हो जाएगा, केवल 1-2। तो ऑप्शन नंबर 1 में 1-2 सही है। 25 में आते हैं। 25 में कह रहा है समता का अधिकार, समता का अधिकार भारतीय स्वतंत्रता के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो समता का अधिकार किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, वह जो है अनुच्छेद 14 से 18 में समता की बात की गई है। आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं। 14 में क्या क्या गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी क्या क्या गया है, समता की बात की गई है, समता का अधिकार का बात किया गया है। 15 में क्या क्या गया है, 15 में बात किया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध की बात की गई। 16 में लोक नियोजन में, यानी राज्य में सभी को क्या हो, रोजगार अवसर में सभी को समान अवसर की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अब बताइए विधायन सत्ता पर कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है, वह है जो अनुच्छेद 14 लगाता है। कैसे लगाता है, क्योंकि 14 में क्या कहा गया है, 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यही कहा गया है किसमें, अनुच्छेद 14 में। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इस अनुच्छेद से जितने भी प्राप्त संरक्षण है वह केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। यानी कहने का मतलब वह सभी व्यक्ति पर लागू होगा जिसमें क्या होगा, व्यक्ति से तात्पर्य है निगम का, कंपनी का, नागरिक का और विदेशी नागरिक का, उन सभी पर लागू होगा। तो यही जो है क्या करता है, विधायन सत्ता, जो विधायन सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण का काम करता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, सभी को समान न्याय की बात करता है। यानी कानून सभी के लिए समाज होगा, यह भी एक रूप से इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून की दृष्टि से क्या होगा, सभी समान होगा। तो चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, या तो विधायक कार्यपालिका वर्ग का हो या न्यायपालिका वर्ग का हो। हाँ, अगर बात की जाए कि जैसे कुछ संवैधानिक पद हैं जिस पर यह लागू नहीं होता, वह बात अलग है, जिसमें राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सब पर ये लागू नहीं होता जब तक वह अपने पद पर हैं। तो ना ही उनके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ना कोई कार्रवाई हो सकता। हाँ, व्यक्तिगत मामले में सिविल कार्रवाई हो सकता है। तो आप तो ध्यान में रखेंगे। तो यह हो जाएगा विधायन सत्ता को पूर्ण नियंत्रण कौन करता है, वह 14 करता है, जिसमें वह बात करता है क्या, सभी नागरिकों के राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता, तथा वह क्या करता है, रोजगार में किसी भी नागरिक को केवल जाति, धर्म, मूल, जन्म स्थान, भेदभाव इत्यादि निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में है। 27 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है। कह रहा है पहला समाजवाद शब्द भी होना चाहिए, और दूसरा क्या है, कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अब बताइए, अब मौलिक अधिकार भी होना चाहिए। अब आप बताइए एक कौन कौन सा अनुच्छेद में, सिर्फ 14 है। चलिए 14 में क्या बात किया गया है कि विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। बिल्कुल सही बात है कि विधि के समक्ष क्या होगा, सभी समान होंगे, उसकी बात की गई है 14 में, जिसमें क्या होगा, इसके प्राप्त जो संरक्षण होगा केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, उसमें सभी व्यक्ति पर लागू होगा, जिसमें निगम भी आता है, कंपनी भी आता है। यानी सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगा, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। ये समान नागरिकता की बात करता है। तो इसमें सभी समाजवाद आ गए, सभी लोग आ गए, ऐसा तो नहीं ना सिर्फ व्यक्तिगत आया, समाज के सभी वर्ग आ गए। उसके बाद आगे पढ़िए 15 क्या बात करता है, 15 कहता है कि जन्म हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, सभी के स्थान पर मतलब जन्म हो गया, ये लिंग हो गया,
और क्या हो गया, जाति हो गया, मूल वंश हो गया, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह जो संबोधन कर रहा है क्या हो जाएगा, यह भी क्या कर रहा है, सभी को संबोधन कर रहा है, यानी सभी को मिलाकर सभी लोगों को। और 16 में क्या कर रहा है, 16 में कह रहा है कि लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन कहने का मतलब क्या है, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन क्या किया जाएगा, नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता होगी, यानी राज्य में सभी को नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर में समान दिया जाएगा। तो यह 4, 14, 15, 16 इस तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इस जो समाजवाद शब्द को मिलाकर यह समान कार्य के लिए समान वेतन को परिभाषित करता है। तो यह उपयुक्त होगा। अगर 15, 16 भी रहता ऑप्शंस में तो वह भी कुछ हद तक सही था, लेकिन अगर 14, 15, 16 है तो सही है, क्योंकि 15 में क्या किया गया है, 15 में हो गया धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, इस सब के स्थान पर क्या भेदभाव की नहीं बात की गई है। और 16 में क्या क्या लोक नियोजन में सभी को समान अवसर की बात की गई है। तो इसमें तो दोनों आ ही गए, समान कार्य हो गए और उधर सभी को समान अवसर देने का बात किया जा रहा है 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है, 12, 13, 14, 15। तो कानून के समझ समानता तो वह समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 में हम लोग देखते हैं क्या करा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। 14 है, 15 है, 17 है और 18 है। तो छुआछूत यानी अस्पृश्यता से लेके बात किया गया, कौन सा अनुच्छेद में बात किया गया है, यह बात किया गया है अनुच्छेद 17 में बात किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। और आपको हम एक चीज बता दें, जो 17 में बात किया गया है किसमें, नागरिकता को लेकर, छुआछूत से संबंधित को लेकर, उसके विरुद्ध में, मतलब उसके विरुद्ध नहीं कहिए, उसी के सापेक्ष में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ईस्वी में लाया गया था, जो एक इसके तहत क्या किया गया था, छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाया गया था, माना गया था, इसी में अस्पृश्यता को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता क्या होगा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ईस्वी में लाया गया, जिसमें क्या किया गया, इसके अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया। और बाद में इस अस्पृश्यता निवारण जो अधिनियम 1955 था, नाम बदलकर सिविल अधिकार अधिनियम संरक्षण भी किया गया। तो यह प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में, करा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो अस्पृश्यता निषेध के लिए वह अनुच्छेद 17 में इसकी बात की गई है, क्योंकि आपको अभी हम चर्चा किए कि अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, इसी के निवारण के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ईस्वी में लाया गया, और जिसमें क्या कहा गया कि इसके अंतर्गत जो छुआछूत एक दंडनीय अपराध माना गया है। तो वह अनुच्छेद 17 में बात की गई है, और इसको लेकर एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भी लाया गया है, जिसका नाम बदलकर फिर बाद में क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 1976 में। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में, समता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है, धार्मिक समानता, एक आर्थिक समानता है, सामाजिक समानता और उपयुक्त सभी। तो समानता का अधिकार क्या कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है, ये तो सभी करता है ना, धार्मिक भी करता है, क्योंकि समता का अधिकार 14 से लेकर जो जिसका वर्णन है कितना तक, 14 से लेकर उसका वर्णन 18 तक है। जो समानता का अधिकार है, इसमें पहला तो इक्वलिटी बिफोर लॉ किया गया है, कि उस इक्वलिटी बिफोर लॉ में, उसमें मतलब कहने का मतलब राज्य का हर एक नागरिक जो है उसको सभी को क्या होगा, इक्वलिटी बिफोर विधियों के समान संरक्षण मिलेगा। यानी कोई भी नागरिक, यहाँ तक कि सिर्फ नागरिक ही नहीं, व्यक्ति भी लागू होता है। व्यक्ति में वो सभी आ जाते हैं जिसमें नगर निगम, कंपनी, विदेशी नागरिकों तक शामिल हैं। सभी को क्या होगा, समान विधि सभी पर लागू होगा। उसके बाद 14 हो गया। 15 में बात क्या कर रहा है कि जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के स्थान पर सभी को समान अवसर मिलेगा, मतलब उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 16 में क्या क्या है, लोक नियोजन में सभी को समान अवसर की बात की गई है। तो कहने का मतलब
ये सभी जो समानता का अधिकार में धार्मिक समानता और आर्थिक समानता, धर्म से रिलेटेड 15 में, उसके बाद आर्थिक समानता, आर्थिक में हो गया कि क्या हो गया 16 में देख लीजिए लोक नियोजन में। फिर सामाजिक समानता जिसमें क्या क्या बात किया गया, सभी समाज के लोगों को 14 में बात की जाए जिसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं, तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखते हैं। 32 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो यह अनुच्छेद 18 है। अब देखिए अनुच्छेद 18 के बारे में थोड़ा सा जानिए। यह अनुच्छेद 18 में क्या किया गया था, उपाधियों का अंत किया गया, और उसके बाद क्या किया गया कि उपाधियों को अंत कर कर इसमें क्या किया गया, बात किया गया ये गौरवान्वित ये देने का, क्या बोलता है उसको, शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों देने की बात की गई। यानी उपाधि अब नहीं दिया जाएगा लेकिन शैक्षणिक और सैन्य उपाधि दी जाएगा, ये बात किया गया। तो इसी को लेकर क्या किया गया था, भारत रत्न और पद्म विभूषण की बात आती थी। एक स्टोरी याद आ जाता है कि क्या हुआ था जब 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पहले बार भारत रत्न और जो विभूषण जब दिया जाने लगा था, तो क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे बालाजी राघवनवाद, जो बालाजी राघवन थे, उन्होंने क्या क्या था, इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और वह कहा था कि जब 18 में कह दिया गया कि उपाधियों का अंत है, तो इस प्रकार के जो दिए जा रहे हैं पुरस्कार, वो क्यों दिए जा रहे हैं, यह भी तो उपाधि है। तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करता है कि यह जो उपाधि है और पुरस्कार में वह अंतर बताता है कि भारत रत्न पद्म विभूषण ये सभी जो पुरस्कार हैं वह उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है। यह उपाधि नहीं दिया, सम्मान दिया जा रहा। तब सरकार उन्होंने कहा था, कौन, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सरकार द्वारा ऐसे सम्मान देना संवैधानिक और समानता का अर्थ, मतलब कहने का मतलब हो गया जो वो जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि जो इस प्रकार के जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वह उपाधि नहीं है, वह एक प्रकार का पुरस्कार है जिसमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मान किया जाएगा, लेकिन इस जो उपाधि के नाम से है उनको पुकारा नहीं जाएगा। यह भी स्पष्ट कहा गया। ऐसा नहीं कि भारत रत्न मिला तो भारत रत्न फलान भारत रत्न, तो यह स्पष्ट किया था कि वह पुरस्कार के लिए दिया जाता है। तो यह भी याद रखें, कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाएगा, हो सकता है पूछ दे कि बालाजी राघवनवाद क्या था। तो बालाजी राघवनवाद क्या था, उन्होंने 1954 ईस्वी में जब पद्म भारत रत्न और विभूषण पुरस्कार दिए जाने लगे थे, तब उसी को लेकर वह न्यायालय में याचिका दायर किए थे। उसके बाद जिसमें उपाधि और पुरस्कार में अंतर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था कि यह उपाधि नहीं, यह एक सम्मान है जिसमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मान किया जाएगा, लेकिन उसे उपाधियों के नाम से पुकारा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कह रहा है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस भाग में जाना जाता है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अस्पृश्यता जो 1995 ईस्वी में पारित हुआ था, 1995, ये गलत लिख दिया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 में नहीं हुआ था, 1955 में हुआ था। आप एक बार देख लीजिएगा क्या हम सही हैं। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में लाया गया था, जिसमें छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया था। बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में किया गया था। तो इसलिए इसका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 34 में कहा गया धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया, धर्म की स्वतंत्रता के अधीन, शोषण के विरुद्ध अधीन, संस्कृति एवं शिक्षा के अधीन, समता के अधिकार के अधीन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समता का अधिकार के अधीन। कह रहा धर्म आदि के आधार पर जो विभेद प्रतिषेध एक मूल अधिकार है किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 15 में, तो वह समता के अधिकार। तो अनुच्छेद 15 में कौन बात की गई, समता का बात, जो 14 से 18 तक पूरा क्या करता है, समता का अधिकार को वर्णन करता है। वही 15 में यह स्पष्ट किया गया ना कि धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जाएगा, विभेद निषेध है, नहीं विभेद उसका किया जाएगा। 35 में क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है, कौन भिन्न वर्ग में आता है। अब बताइए 14 से लेकर 18 तक टोटल समता का अधिकार में आता है, और 19 क्या आ जाता है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता में। तो भिन्न यही है, ये तीनों स्वतंत्रता में और यह तीनों समता में और यह तीन स्वतंत्रता में, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखिए, 36 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो
संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, बिल्कुल सही बात है। 25 में धर्म का आचरण करने और प्रसार करने की बात किया गया। 26 में क्या किया गया? धर्म के प्रबंधन करने की बात की गई है। तो स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? यानी यह जब प्रबंधन करेंगे तो कौन कौन से काम नहीं करेंगे? लोक व्यवस्था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। एक सदाचार है, इस पर लगाया गया। और एक स्वास्थ्य है। तो 1, 4 और 5 ऑप्शन में है कहीं पे प्रतिबंधित लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया 1, 4, 5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में कहा गया है कि चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया? तो अब देखिए जो चेन्नई राज और चंपकम दोराई राजन क्या था, अब परिस्थिति को समझिए, ये भी अच्छा है। इसमें क्या किया गया था? जो चंपकम दोराइजन है यह एक ब्राह्मण महिला थी। जब क्या होता है, बात है मतलब कहिए कि 1927 ईस्वी में ही मद्रास प्रेसिडेंसी में एक क्या कर दिया जाता है, एक मतलब कानून पारित किया जाता है। कब? 1950 ईस्वी में ही। तो उसके बाद क्या होता है कि उस जिसमें बात किया जाता है, शायद वो पिछड़ा उछड़ा जाति को लेकर संरक्षण की बात किया जाता है। तो उसके द्वारा क्या हो जाता है कि जो 1927 ईस्वी में एक पास किया गया था विधेयक, उसमें क्या होता है, उसके द्वारा सरकारी और मेडिकल इंजीनियर कॉलेज में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। जैसे ही इस भारत का संविधान बनता है, लागू होता है, तब क्या होता है, सरकारी जो मेडिकल, हमने अभी बताया कि जो सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में क्या होता है, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात की जाती है। इसी को लेकर यह जो कौन होती है, जो ये कौन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया देखिए, चंपाकरम, हाँ क्वेश्चन नंबर 37 में चंपकम दोराई राजन, चंपका दोराई राजन क्या करती है, वह संविधान के अनुच्छेद 16(2) के तहत क्या करती है, वह याचिका दायर करती है। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में, मद्रास के पहले उच्च न्यायालय में करती है। तब वह जो 16 में क्या कहा गया है, 16 में बात किया गया है लोक नियोजन में सभी के समान अवसर की बात की गई है। तो जिसमें 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन जो नियुक्ति एवं रोजगार में जो किसी भी नागरिकों के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि लोक नियोजन जब दिया जाएगा, यानी राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के स्थान पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान और उद्भव के और निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी का करती है, इसी के विरुद्ध याचिका दायर करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट सही ठहराता है और उस प्रेसिडेंसी के जो उक्त प्रावधान होता है उसको असंवैधानिक घोषित करता है और मद्रास उच्च न्यायालय उक्त निर्णय को बरकरार रखता है कि सही बात है। यह 16(2) तो यही हो जाएगा कि भेदभाव के विरुद्ध यह किए थे। तो देखिए ऑप्शन में विधि के समझ समानता नहीं होगा, अस्पृश्यता का नहीं होगा विचार, तो यही 16(2) को चैलेंज की थी वो सुप्रीम कोर्ट में। वो महिला थी, ये ब्राह्मण समाज की थी, तो ध्यान में रखेंगे। उसी के बाद क्या किया जाता है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फिर ये किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। जिसमें पहला संविधान संशोधन लाया जाता है 1991 ईस्वी में, जिसमें लैंड रिफॉर्म को लेकर बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में, जो 1951 में लाया गया था, लैंड रिफॉर्म के साथ साथ में और भी बात उसमें की गई थी ना। उसमें बात किया गया था, जैसे बहुत सारा था, उसको अगर आप पूरा संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं और उसमें कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, वो काफ़ी जोरदार अपील करते हैं। फिर इसका विपक्ष में मुखर्जी, श्याम प्रसाद एक मुखर्जी होते हैं, वो भी जोरदार विरोध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल को पास किया जाता है और यह जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था उसको दूर किया जाता है 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्र का स्वतंत्र क्या है? ऑप्शन 1 में अनुच्छेद 1 के तहत, 1 के क के तहत, 1 के क में, देखिए 1 ए में क्या है, 1 के क में विशेष रूप से उपबंधित है और 19 के 1 के क में प्रत्याभूत व्यक्तिगत के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। सी में 361 के क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है और डी में कह रहा है कि देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से उद्भूत होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 19 के 1 में। अब देखिए 19 के 1 में क्या कहा गया, 19 के 1 में कहा गया वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी। इसमें कह रहा है समाचार पत्रों, तो स्पष्ट रूप से समाचार पत्र तो नहीं लिखा गया, लेकिन वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो गया कि अभिव्यक्ति के माध्यम से, जैसे बोलकर, लिखकर, पढ़कर, चित्रकारी कर आदि के द्वारा अपने विचारों को वह क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो समाचार पत्रों का जो स्वतंत्र है वह अनुच्छेद के 1 के विशेष रूप में उपबंधित है ना। तो ये देखिए अब बी में कह रहा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, तो प्रत्याभूत में नहीं है, विशेष रूप से उपबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा। 38 के बाद अब देखते हैं 39 में कह रहा भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। बिल्कुल सही बात है कि स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं करता, लेकिन ये अंतर्निहित किस में, 19 के 1 के अ में, क्योंकि 19 के 1 में क्या करा, 19 में 6 तरह का प्रावधान है, मतलब 19 में जो आते हैं अनुच्छेद 19 में वह 6 चीज़ को स्वतंत्रता की बात करता है। पहला क्या बात करता है, पहले समझ लीजिए। अनुच्छेद के 1 में बात करता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद के 2 में बात करता है कि वह शांतिपूर्ण तरीके तथा शस्त्र रहित एकत्रित होने की, तीसरा में सभा एवं समूह बनाने की, और चौथा में क्या होने का, सभा समूह बना गया, सभा और समूह बना लिया तो उसके बाद क्या होगा, वह एकत्रित ये चलिए आगे बढ़ते। पांचवा में निवास करने का, और चौथा में आवागमन करने का, और निवास हो गया, आवागमन हो गया, हाँ 4 में है भारत में कहीं भी वो आवागमन कर सकता है। ये है तो जो अनुच्छेद 1 के क में दिया गया है, अ में दिया गया, अ कहिए या क कहिए, तो उसमें जो कहा गया है कि वह क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया, वह अभिव्यक्त किसी भी प्रकार से कर सकता है, बोल कर सकता है, लिख कर सकता है, छाप कर सकता है, चित्रकारी आदि के द्वारा अपने विचारों को कर सकता है। तो वही है प्रेस की जो आज़ादी है, व्यवस्था नहीं है, किंतु अंतर्निहित है अनुच्छेद के 1 के अ में। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 40 में कह रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। तो 19 के में कितना, 6 प्रकार के कौन कौन है, अभी चर्चा हम लोग किए, एक बार फिर से चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा हम लोगों ने देखा शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित एकत्रित होने का, तीसरा हम लोगों ने देखा कि वह सभा एवं समूह बना सकता है, उसके बाद चौथा हम लोग देखा भारत में कहीं भी आवागमन कर सकता है, पांचवा हम लोगों ने देखा भारत में निवास करने का, और छठा हम लोगों ने देखा कि वह क्या कर सकता है, भारत में कहीं भी आजीविका रोजगार कर सकता है। यही 6 प्रावधान है। 41 में देखेंगे, 41 में कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णित है। 19 में क्या कहा गया, 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में क्या है, गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण, और 20 में 20 तो हो गया, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण। तो इस प्रकार से यह स्वतंत्रता संबंधित है। 42 में क्या है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त है। तो 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त है, अब बताइए। भारत के वासियों को, भारत में पैदा हुए केवल 2 प्रश्न है, भारत निवासियों को, केवल भारतीय नागरिकों, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल भारत नागरिकों को। अब आप बताइए कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 84। देखिए 84 में क्या कहा गया है, 84 में कहा गया उस पद की बात की गई है जो पद हैं, और 191 में विधानमंडल की बात की गई है। तो यानी इस सब में जो भी व्यक्ति होंगे वह होंगे केवल भारतीय नागरिक होंगे, समझे। जितने भी विधानमंडल में जो सदस्य होंगे वह भारतीय नागरिक होंगे, तो इसकी बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 में। 43 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अब बताइए 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, पहले आप पता कर लीजिए। तो कार्यपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ना ही कार्यपालिका कोई विधि लाकर कर सकती है, सॉरी ना ही विधायिका कोई विधि लाकर हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रोक सकती है, और ना ही कार्यपालिका उसको क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। विधायिका विधि बनाने का कार्य करता है, कार्यपालिका जो विधि बन जाता है
उस पर वो कार्य करता है। तो ये दोनों में से किसी के विरुद्ध नहीं है। संरक्षण दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21, जिसके तहत क्या ये सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में उसके तहत जो कौन कौन सा आता है, ये अनुच्छेद 21 के तहत उसमें वो बता दिया, जिसमें विदेशी यात्रा करना भी है, प्राणिबद्ध स्वतंत्रता है, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के अधिकार भी है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, शोर प्रदूषण, ये सभी मौलिक अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? यह अभी हम लोग बात किए 19 के 1 के क में। अगर 1 के क रहता तो वह ऑप्शन होता, क्योंकि उसमें वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि माध्यम से। 45 में है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? कौन है स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल गलत बात है। यह 19 के 3 में कहा गया है कि क्या हो, शस्त्र रहित हो, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित एकत्रित होने की बात की गई है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र, शरियत के विरुद्ध षड्यंत्र करने नहीं, सभा एवं समूह बनाने की जरूर बात की गई है 19 के 3 में। फिर 4 में भाषण एवं विचार व्यक्त करने की, हाँ, भाषण एवं विचार व्यक्त करने का अधिकार। तो यह क्या गया है कि आप क्या कर सकता है, भाषण एवं विचार व्यक्त कर सकते हैं, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विदेश में घूमने, विदेश में नहीं भारत में घूमने का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 में देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है? नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वतंत्रता में, संघ निर्माण स्वतंत्रता में, कार्य सामग्री में। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? भाषण स्वतंत्रता में, जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की बात की गई है 19 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अब देखिए मौलिक अधिकार नहीं है, पहले मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, और पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता भी हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, चलिए एक ध्यान में नहीं आ रहा, और छठा हो गया क्या, संवैधानिक उपचार हो गया, ये जो अनुच्छेद 32 के तहत है। संस्कृति, हाँ, एक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो 29-30 में है। तो इस प्रकार से 6 अधिकार हैं। तो बोलने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है, तो बोलने का अधिकार तो है ही है मौलिक अधिकार। व्यवसाय करने का भी अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार, इसको रहने देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है हड़ताल पर जाने का। हाँ, 19 के, अगर 19 में पढ़ते हैं तो ज़रूर लिखा हुआ है सभा एवं समूह बनाने का, लेकिन हड़ताल की बात नहीं है। धर्म का अधिकार बिल्कुल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार नहीं है हड़ताल पर जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में देखिए, 48 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए आ गया, यह अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में इससे रिलेटेड जो स्वतंत्रता है, इसमें से कौन कौन से आएगा उसको सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर दिया है। लगभग 36-40 हैं कंटेंट हैं जो आते हैं, कुछ कुछ आप जान लीजिए। पहला तो जो क्वेश्चंस पूछा है विदेश यात्रा करने का है, उसके बाद आपातकाल स्थिति में चिकित्सा सुविधा का अधिकार, यह भी आता है जीवन के अधिकार में। उसके बाद शोर प्रदूषण से मुक्ति का भी आधार, जो शोर और प्रदूषण है उससे मुक्ति का भी अधिकार आता है जीवन के अधिकार में। जीवन साथी चुनने का अधिकार, यह भी आता है किसमें, जीवन की स्वतंत्रता में। उसके बाद आश्रय का अधिकार, आवास का अधिकार, फिर और भी बहुत है, बहुत सारे चीज़ें कंटेंट है, कभी मौका मिले तो देख लिया करिएगा एक झलक। ऐसे हम आपको उपयोगी उपयोगी बता दिए। सोने का भी अधिकार है, उसके बाद सूचना का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना है निम्नलिखित वक्तव्यों पर। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नहीं, क्या क्यों नहीं कर सकते हैं बाध्य गीत गाने के लिए? पहला ऑप्शन है, इससे वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। हाँ, अगर आप किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो बोलने का अधिकार, वह इसमें वाक्य, इसमें है ना वाक्य अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, वह उस पर डिपेंड करता है। तो आप फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि आप गाइए, उसमें दिया हुआ है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी कर। तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा चलिए आइए, अंतःकरण और धर्म के आबद्ध के रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के आधार पर उल्लंघन होगा। करा धर्म के आबद्ध रूप में आचरण, हाँ यह भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कह रहा है 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता स्पष्ट कहा गया है कि क्या है,
25 में क्या क्या, धर्म को मानने और आचरण करने, प्रसार करने, यानी धर्म को पालन और प्रसार करने का छूट दिया गया है। उसके बाद धार्मिक प्रबंधन की भी बात की गई है। तो वह उस पर डिपेंड करता है, हम तो फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं ना। हो सकता है उसका धर्म कुछ और कर रहा हो, तो उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका उल्लंघन हम मान सकते हैं। तो यह 1 2 तो सही है। उसके बाद तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। हाँ, ऐसा भी ये तो है ही नहीं, बाध्य नहीं कह सकता है, इसलिए नहीं कह सकता, तो क्या हो जाएगा, विधिक उपबंध कोई नहीं है। यह भी सही बात है कि विधि उपबंध ऐसा थोड़े है, विधिक उपबंध कुछ ऐसा तो प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 होगा कि बाध्य नहीं कह सकता, क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 में, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में तो ये सभी आ जाएगा, आपको हम अभी बताया ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी शामिल है, विदेश में यात्रा करने का भी अधिकार है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। ये सभी तो है किसी में ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 के बाद 51 में, 51 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, अब स्वतंत्रता का अधिकार आप याद करिए 19 से 22 में आता है। भाषण एवं व्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, अबाधित स्वतंत्रता है, मतलब बाधित स्वतंत्रता नहीं है। चलिए रहने देते हैं इसको, पढ़ लिए। हाँ, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता बात की, लेकिन इसमें अबाधित लगा हुआ है। आगे पढ़िए, संघ बनाने की स्वतंत्रता यह भी है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये भी है। तो अनुच्छेद के किस में भ्रमण करने का स्वतंत्रता, 4 में है, 5 में होगा, 3 में तो वही है, 4 में है, क्या है, भारत में ये करने का, 3 में तो हो गया सभा एवं समूह बनाने का, 4 में हो गया आवागमन करने का। तो वही है भारत में भ्रमण करने का। संघ बनाने का तो हो गया, किस में, 3 में हो गया। भाषण एवं व्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, तो देखिए अबाधित स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या हो गया, भारत व अभिव्यक्ति की अबाधित, अबाधित का अर्थ मेरे अनुसार तो है मतलब बाधित नहीं है, अबाधित स्वतंत्रता है, तो मेरे अनुसार तो लग रहा है तीनों सही होना चाहिए। कौन सा सही नहीं है, 2 तो 3 सही है, बिल्कुल सही है, सही नहीं है, हाँ यही हो जाएगा, भाषण एवं अबाधित है ना, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 52 में, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो देखिए संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध के बाद बात की गई, 23 एवं 24 में बात किया गया। 23 में क्या है, बालात श्रम, मानव व्यापार, इसका निषेध की बात की। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने निषेध किया गया। उसके बाद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब देखिए बच्चों के शोषण से 23 भी है 24 भी है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। जब भी आ जाए 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को काम करने के लिए निषेध, तो वह 24 होगा, 24 यानी 14। तो यहाँ करा बच्चों को शोषण के संबंध में है, बच्चों को, तो वह 24 में है। 23 में क्यों नहीं, क्योंकि देखिए 23 में बात किया गया मानव व्यापार, बालात श्रम की बात की गई है, लेकिन जो बच्चों का शोषण है यानी 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा, यह स्पष्ट मना किया गया, अनुच्छेद 24 में किया गया, यानी वही अधिकार है। अब देखिए, अब अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन एक आता है सब्जेक्ट है, जब आप ये पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें देखिए उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बच्चा है उसमें किस तरह से उसको डिफाइन किया गया। पहले चाइल्ड रखा गया है, चाइल्ड जिसको 15 वर्ष से कम है। उसके बाद उसमें एडोलसेंस लाया गया है जो 15 से 18 वर्ष के है, उसको एक सर्जन के द्वारा, सर्टिफाइड सर्जन के द्वारा उसको सर्टिफाइड लेकर उसको कारखानों में, मतलब वो फैक्ट्री में काम करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके लिए 4 ही घंटा है, और रात में शाम में 6 बजे के बाद सुबह में 10 बजे पहले उसको कार्य पर भी नहीं लगा सकते हैं, इन सभी नियम कानून के आधार पर। तो इसका सही अर्थ होगा 24 ही होगा, 23 नहीं मारिएगा। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सर बच्चों के शोषण की बात है तो बालात श्रम का बात यहाँ पर किया गया है। हाँ, यहाँ पर बालात श्रम की बात की, वही तो हम बता रहे हैं ना कि जो बालात श्रम है वह उसको 2 तरह में विभाजित किया गया, एक चाइल्ड में, एक एडोलसेंस में, एक यंग में। तो इसका सही जवाब 14 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाएं में लगाए जाने का प्रतिबंध किया गया है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, तो सही जवाब हो जाएगा 14 वर्ष से कम। अनुच्छेद 24 में बात किया गया है। 55 में, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम क्या हो, 14 वर्ष से अधिक नहीं हो, तब तक नहीं किया जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम उम्र की आयु को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। 56 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किस व्यक्ति को उसे गिरफ्तार और बंदी किया जाता है तो सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको 24 घंटे के अंदर में उपस्थित करना होता है। यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के संरक्षण में उसे कारण पूछने का अधिकार है। 24 घंटा के अंतर्गत में उसे क्या करना, मजिस्ट्रेट के अंदर उपस्थित करने का। उसके बाद मनपसंद कानूनी सलाहकार भी उसे लेने का अधिकार है। तो 24 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट 57 में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे 14 वर्ष से बहुत से गरीब बच्चे पटाखे वाले कारखाने में काम करते। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? आप बताइए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर हम पटाखे कारखानों में देंगे तो कौन, समानता का अधिकार उल्लंघन होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सांस्कृतिक शिक्षा, तो शोषण हो जाएगा ना। बच्चों का जब 14 वर्ष से जो कम होगा तो एक प्रकार से उसका शोषण किया जा रहा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। स्वतंत्रता तो होगा ही होगा, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण है तो पहले शोषण होगा। 38 में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो यह कहा गया किस में, बात में, अपराध के लिए अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को मतलब उसी काम के लिए उसको सजा दिया जा सकता है जो उस समय हो, ऐसा नहीं कि उसको बार बार सजा दिया सकता है एक काम के लिए। तो अनुच्छेद 20 में बात कही गई है। तो अनुच्छेद 20 में क्या क्या कहा गया, एक और चीज़ों को रिकॉल करिए। उसे उसी कानून के लिए सजा मिलेगा, उसे गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। 59 में क्या है, 59 में कह रहा, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान है? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने के बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का उपयुक्त सभी अधिकार। तो कह रहा गिरफ्तारी के संरक्षण में शीघ्रता से जानने का अधिकार, क्यों क्या गिरफ्तारी जान सकता है अपने अनुसार, क्या कर सकता है, वकील भी परामर्श ले बचाव रख सकता है 24 घंटे, ये सभी हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अभी हम चर्चा किए कि गिरफ्तारी के संरक्षण में जो अनुच्छेद 22 में इसकी बात करता है कि उसे कारण पूछने का, मनपसंद वकील रखने का और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे प्रस्तुत करने का। 60 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, वह 22 से 19 से लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर हो जाएगा 30 हो जाएगा। पच्चीस से 30 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 29-30 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया है, यह आपको ध्यान देना है, वो यह गलत है। 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 60 का होगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है, तो 50 से 28 हो जाएगा ना, क्योंकि 29-30 में तो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।